Hare Krishna. So in the last class we had covered up to different kinds of forces like जैसे weight पढ़ लिए थे, normal पढ़ लिए थे, tension पढ़ लिए थे, ये सारा चीज अपना कवर कर चुके हैं ऑलरेडी. हमको equations लिखना भी आता है. So in this particular video we'll start with a new kind of force, that is friction. So अपना कुछ नया नहीं रहेगा इसमें. Already like we already studied about different kinds of forces, and in all the forces we studied two things. What were the two things? The magnitude of the force and the direction of the force. तो फ्रिक्शन में भी यही दो चीज इंपॉर्टेंट होता है कि उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है और उसका डायरेक्शन कितना होता है. ठीक है, ये दो चीज इंपॉर्टेंट होता है. बट फ्रिक्शन इज अ लिटिल ट्रिकियर देन अदर फोर्सेस. क्यों? क्योंकि जब उसका मैग्नीट्यूड का बात करते हैं देन इट्स मैग्नीट्यूड इज सेल्फ एडजस्टिंग. इट एडजस्ट. मैग्नीट्यूड इज नॉट फिक्स्ड. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा, सपोज ये बड़ा सा एक डब्बा है, ऐसे करके रखा हुआ है. ठीक है, एक बड़ा सा डब्बा ऐसे करके रखा हुआ है सरफेस पे. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू आई स्टार्ट पुशिंग दिस बड़ा सा डब्बा, I start pushing this बड़ा सा डब्बा and it's a rough floor. आपने ऐसा ऑब्जर्व किया होगा, इस बड़े से डब्बे को मैं जब ढकेलता हूँ, suppose the box is not moving. Suppose the box is not moving. I am applying a force of say for example 10 Newton, but the box is not moving. So if the box is not moving, this means that in horizontal direction an opposite force, how much of magnitude 10 Newton must be acting? Therefore the box is not moving. Right or wrong? Right. In real life we have also seen that if I increase the value of this force, say for example 10 नहीं, suppose 20 न्यूटन लगा रहा हूं. कितना लगा रहा हूं मैं? 20 न्यूटन. अभी भी हो सकता है कि बॉक्स मूव ना करे. इसका मतलब अभी भी हॉरिजॉन्टली जो फोर्सेस है वो बैलेंस्ड हैं. So the force which I am applying, इसका मैग्नीट्यूड तो क्लियरली दिख रहा है, पर एक और फोर्स है यहाँ पे. चूंकि दिस इज रफ सरफेस, you must be knowing that the surface will oppose the motion of the box. The surface will oppose the motion of the box, will not allow it to go ahead, and it will act. This will provide a friction force behind. डिटेल में तो हम पढ़ेंगे ही, एज अ रफली मैं समझा रहा हूं आपको. तो उस केस में जब मैं 20 न्यूटन लगाऊंगा एंड स्टिल द ब्लॉक इज नॉट मूविंग, what should be the value of this 20 Newton? It's still not moving, right? So we see that the magnitude of the friction force varies as per the situation. Of course, if it starts moving, it's a different case which we will study. But the point which I was trying to illustrate is that friction का जो magnitude होता है, it is variable. It varies as per the situation which is given to us in the problem. Therefore, it's very important to understand. It's more trickier than other forces where the magnitude was fixed, हमको साफ साफ दिख रहा था, and the direction was also quite fixed. mg always acts downward, tension always acts away from the body, normal perpendicular to the surface. अपने को डायरेक्शन का क्लैरिटी था. बट इन द केस ऑफ फ्रिक्शन इट इज अ लिटिल मोर ट्रिकियर. जैसे फॉर एग्जांपल ये केस में आपको मैग्नीट्यूड समझाया कि हाउ मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शन वेरीज, हाउ डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन आल्सो वेरीज. सी सपोज फॉर एग्जांपल आई टेल यू, मैं बस आपको एक ही खतरनाक सा एग्जांपल देकर समझा दे रहा हूँ कि फ्रिक्शन का प्रैक्टिकली कुछ भी डायरेक्शन हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. सपोज ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक डिस्क है. हॉरिजॉन्टल प्लेन इन it's a disk in a horizontal plane. It is a disk in a horizontal plane, है ना, ऐसे करके घूम रहा है. एक्चुअली में इट्स लाइक हॉरिजॉन्टल डिस्क है, ऐसे करके गोल गोल घूम रहा है. सपोज इन वन डायरेक्शन ओनली इट इज रोटेटिंग लाइक दिस, एंड लाइक यहाँ पे ऐसा करके एक रॉड निकला हुआ है जिसके अराउंड फिक्स है, एंड दिस इज रोटेटिंग लाइक दिस. ठीक है, यहाँ पे सपोज मैंने एक बॉक्स रख दिया. इसका जो सरफेस है रफ सरफेस है. कैसा सरफेस है? So this is a rough surface. इसके ऊपर एक डब्बा रखा हुआ है. तो मेरे को बताओ इस डब्बे का मोशन कैसा होगा? इस डब्बे का मोशन कैसा होगा? ये भी डिस्क के साथ साथ चलेगा ऐसे करके. रफ सरफेस है और मैं कह रहा हूं कि आपको दिस बॉक्स इज एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू डिस्क. बॉक्स इज एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू डिस्क, ये मैं कह रहा हूं आपको. आराम से धीरे धीरे देखना. बॉक्स एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू डिस्क, ये मैं आपको कह रहा हूं. इसका मोशन कैसा होगा? ऐसा करके होगा. डब्बे का मोशन ऐसा करके होगा, राइट. डिस्क घूम रहा है ऐसे करके, डब्बा भी ऐसे करके घूमेगा. राइट और रॉन्ग? राइट. अब फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या है? फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड नहीं पूछ रहा मैं, फ्रिक्शन का डायरेक्शन पूछ रहा हूं क्या होगा. इस केस में क्या होता है मैं बताता हूं. मैं आपको बताता हूं. ऐसे करके तो कोई फोर्स लगेगा ही ताकि ये आगे मूव करे थोड़ा सा, ताकि ये जो बॉक्स है वो आगे जाए. तो इधर तो कोई ना कोई फोर्स लगना ही चाहिए. कौन सा फोर्स है? कोई तो फोर्स दिख नहीं रहा. There is only one force. Because the surface is rough, there has to be friction, which is acting in this direction to make this block go ahead. So this is
one direction of friction. Now we'll study in further in circular motion. अभी friction पढ़ते हैं, just next chapter circular motion we'll study there that जब भी कोई object circular motion में रहता है, एक circle में move करता है, there is always a force which acts towards the center of the circle also. There is a force which acts towards the center of the circle. और ये कौन सा force है? Some force must be there on the body which is acting towards, एक नेट फोर्स आना चाहिए सेंटर के तरफ, तभी वो बॉडी एक सर्कुलर मोशन में रह पाएगा. मैंने क्या बोला? सर्कुलर मोशन में रहने के लिए सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ एक नेट फोर्स रहना चाहिए, एक नेट फोर्स रहना चाहिए. पर हमको दिख रहा है कोई भी तो फोर्स नहीं है. रियल में जो फिगर था वो सिर्फ ऐसा है, देखो, इट इज अ वेरी सिंपल फिगर. देयर इज नो सच फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर. हमको तो पता है कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन ये है, राइट? ऐसे करके फ्रिक्शन लग रहा है, तो कौन सा फोर्स है जो इधर लग रहा होगा? वो भी फ्रिक्शन ही है. तो फ्रिक्शन इस पे ऐसे लगेगा और ऐसे भी लगेगा, तो जो रिजल्टेंट फ्रिक्शन आएगा वो ऐसा आएगा. तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन पूछेंगे तो क्या होगा? ये है रियल फ्रिक्शन का डायरेक्शन, ये दोनों का रिजल्टेंट, ये दोनों का रिजल्टेंट. ये तो डायरेक्शन फ्रिक्शन का ऐसे करके है, टू मेक दिस बॉडी मूव इन सर्कुलर मोशन. So therefore the point which I am trying to tell you is that the direction of friction and the magnitude of friction both are a little tricky, although it is very interesting chapter. And कुछ भी नहीं है फ्रिक्शन में, बस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अपने को निकालना है. बाकी हम लॉज ऑफ मोशन वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. व्हाट वी हैव टू डू इज फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन. उसका वैल्यू पता पड़ जाएगा, डायरेक्शन पता पड़ ही जाएगा अगर हमको. तो लॉज ऑफ मोशन से यू हैव टू राइट द इक्वेशंस एंड सॉल्व द इक्वेशंस टू गेट द रिजल्टेंट आंसर. दैट्स इट. फ्रिक्शन इज बेसिकली अ फोर्स. सिंपल है, ठीक है. सो मैंने आपको ये इसलिए बता दिया क्योंकि आप ध्यान देना ढंग से कि दिस पर्टिकुलर वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक योर बेसिक स्ट्रॉन्ग ऑन फ्रिक्शन. सो मैग्नीट्यूड कितना होगा, डायरेक्शन क्या होगा, दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, ठीक है. तो ध्यान से देखिए, इट्स नॉट लाइक अदर फोर्सेस. सो केयरफुली सी व्हेन वी, सो एवरी फोर्स विल हैव टू थिंग्स एज आई हैव ऑलरेडी स्टेटेड. व्हाट आर दोस? वन इज मैग्नीट्यूड एंड वन इज डायरेक्शन. सो मैग्नीट्यूड का मैंने थोड़ा सा हिंट दिया आपको. सो मैग्नीट्यूड का पहले हम बात करेंगे फ्रिक्शन का. किसका बात करेंगे? फ्रिक्शन के मैग्नीट्यूड का. सो फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड, जो पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, दैट इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. जैसा कि मैंने आपको रफली दिखाया, फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड विल डिपेंड ऑन द सिचुएशन. जैसे मैंने रफली दिखाया आपको, एग्जैक्टली नहीं दिखाया डिटेल्स में, वो डिटेल्स में भी दिखाऊंगा आपको. फर्स्ट थिंग इज इट विल डिपेंड ऑन सिचुएशन. यू अग्री? ऑल ऑफ यू अग्री? यस, इट शुड डिपेंड ऑन द सिचुएशन. सेकंड थिंग इज इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ फ्रिक्शन. Depends on the type of friction which is acting on the body. A magnitude of friction will depend on the type of friction which is acting on the body. What does this mean? What are the types of friction? We'll study later. मैं just समझाऊंगा आपको ये वाला point. मैं clarify अभी नहीं कर रहा इस चीज को. And the third thing is, it depends on the type of friction. The third thing you always have to keep in mind about friction is that friction is a self-adjusting force. फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स. उसका मैग्नीट्यूड इस बात पे डिपेंड करता है कि फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ एडजस्टिंग? अगेन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू थ्रू एन एग्जांपल. चलो करते हैं पहले. देखो, फॉर एग्जांपल आई टेल यू, सपोज हियर इज अ ब्लॉक विच इज केप्ट ऑन अ रफ सरफेस. ऐसा करके जब भी बनाऊंगा समझ लेना ये क्या है, प्लेन मिरर नहीं, ये रफ सरफेस है. इसको रफ सरफेस समझना, इट्स अ रफ सरफेस, ठीक है. इसको आप क्या समझ लेना, इट्स अ रफ सरफेस. नाउ यू सी, सपोज ये ब्लॉक ऐसे करके रखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ से मैं फोर्स लगाऊंगा. आप ध्यान से देखना, यहाँ से मैं फोर्स लगाना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है. मैंने आपको कह दिया कि जो मैक्सिमम फ्रिक्शन का एक मैक्सिमम वैल्यू होता है ना, जहाँ पे जब एक बड़ा डब्बा बनाया था उसको मैं ढकेलते जाऊंगा, जब एक बहुत ज्यादा फोर्स लगा लूंगा तब तो वो चलेगा ना, तब तो वो डब्बा चलने लगेगा. इसका मतलब मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ वो फ्रिक्शन के फोर्स से, मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ वो फ्रिक्शन के फोर्स से ज्यादा हो गया, तभी तो मूव कर पाएगा. अदरवाइज फ्रिक्शन अगर सफिशियंट है मेरे फोर्स को अपोज करने के लिए तो वो बॉडी मूव नहीं करेगा. पर अगर मैं बहुत ज्यादा फोर्स लगा दूं जो फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से भी ज्यादा आ जाए, जो फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से भी ज्यादा आ जाए, तब तो बॉडी मूव करने लगेगा, राइट. इसका मतलब फ्रिक्शन का एक मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू होता है. अगर फ्रिक्शन का अनलिमिटेड वैल्यू होता तब तो कोई चीज मूव ही नहीं करता. इसका मतलब फ्रिक्शन का एक लिमिट होता है, उसके बियॉन्ड अगर हम फोर्स लगाएंगे तो बॉडी मूव करना जरूर स्टार्ट कर देगा. तो मैं कह रहा हूं आपको, इस केस में जो मैक्सिमम फ्रिक्शन का वैल्यू है वो है सपोज 20 न्यूटन्स. फ्रिक्शन का, एक सेकंड, फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू मैं कितना बोल रहा हूं? सपोज मैं आपको बोल रहा हूं फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है कितना, 20 न्यूटन्स इस केस में, ठीक है. और मैं धीरे धीरे फोर्स लगाना स्टार्ट किया. सब ध्यान से देखो, यहाँ सपोज मैं जो फोर्स लगा रहा हूं वो है, यहाँ पे फ्रिक्शन है, यहाँ पे क्या है, मैं जो फोर्स लगा रहा हूं
और यहाँ पे क्या है, फ्रिक्शन। ठीक है, अब ध्यान से देखो, सपोज मैं आपको कहता हूं कि मैं जो फोर्स लगा रहा हूं, ध्यान से देखना, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, सपोज आपको कहता हूं कि मैं जो फोर्स लगा रहा हूं वो 2 न्यूटन है इस ऑब्जेक्ट पे। कितना है, 2 न्यूटन। तो फ्रिक्शन का वैल्यू कितना लिखूं, 20 कि कितना लिखूं, सोच के बोलो। यहां पे ऐसे करके डब्बा है, ये सेम डब्बा को मैंने यहां पे रीड्रॉ किया। ठीक है, ध्यान से देख, मैं कह रहा हूं कि मैं 2 न्यूटन का वैल्यू लगा रहा हूं, 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं मैं। फ्रिक्शन कितना लगेगा, सोच के बोलो। मैक्सिमम फ्रिक्शन 20 न्यूटन है, तो फ्रिक्शन कितना लगना चाहिए, 2 न्यूटन लगना चाहिए। क्यों, देखो 2 न्यूटन लगा रहा हूं, मैक्सिमम फ्रिक्शन है 20, मतलब फ्रिक्शन बोलेगा मेरे पास जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो है 20 का। पर क्या पूरा का पूरा 20 लगा देगा क्या? जब मैं इसको 2 न्यूटन से ही ढकेल रहा हूं तो ऐसा थोड़ी कि फ्रिक्शन 20 लग जाएगा। अगर 20 लग जाएगा, इसका क्या मतलब है कि मैं 2 न्यूटन से ढकेल रहा हूं, फ्रिक्शन 20 से ढकेल दिया तो मैं इधर ढकेल रहा हूं, ब्लॉक ही इधर आ जाएगा। और ऐसा रियल लाइफ में कभी भी होता नहीं है। हम देखते हैं कि हम ढकेल रहे हैं 2 न्यूटन से तो ब्लॉक रेस्ट पे ही रहता है, ब्लॉक तो रेस्ट पे ही रहता है। ठीक है ना, तो फ्रिक्शन कितना लगना चाहिए, एग्जैक्टली उसके बराबर। तो फ्रिक्शन लगेगा 2। उसी तरह से अगर मैं 4 न्यूटन लगाऊं तो कितना फ्रिक्शन लगेगा, 4, उतना ही लगेगा क्योंकि बॉडी मूव ही नहीं कर रहा है अभी। 8 लगा दूं तो कितना लगेगा फ्रिक्शन, 8। 12 लगा दूं तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, 12 न्यूटन। अभी तक समझ में आया सब कुछ ठीक से? अच्छा, अभी देखो ढंग से, इस फिगर को मैं ऐसे रहने देता हूं। अभी यहाँ देख, ये फोर्स लगा रहा हूं और ये फ्रिक्शन है। ठीक है, ध्यान से देखते रहो। सपोज मैं 80 न्यूटन लगा दिया, फ्रिक्शन कितना लगेगा, सोच के बोलो। 18 न्यूटन लगा रहा हूं, मैक्सिमम फ्रिक्शन 20 न्यूटन है, कितना फ्रिक्शन लगेगा, 18 लगेगा। उसको अपोज कर सकता है, रेस्ट पे रखेगा बॉडी को तो 18 लग जाएगा। 20 न्यूटन लगा दिया तो 20 न्यूटन लगा दिया तो कितना लगेगा, तो भी 20 न्यूटन लग जाएगा। और उसको रेस्ट पे रखे रहेगा क्योंकि इसका मैक्सिमम कैपेसिटी है 20 देने का। टू कीप द बॉडी एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू द सरफेस, ये ध्यान रखना, टू कीप द बॉडी एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर सरफेस। तो यहां मैंने 18 लगाया। अब सपोज मैं कह रहा हूं मैंने आपको 22 न्यूटन लगा दिया, कितना लगा दिया, 22 न्यूटन। अब क्या होगा, ध्यान से देखो, ये मैं समझा दे रहा हूं। अब ये मिटा दे रहा हूं, देखो थोड़ा नीचे बना दे रहा हूं फटाक से, देखो आओ। यहां से मैं लगा रहा हूं फोर्स और मैक्सिमम फ्रिक्शन का वैल्यू दिया है आपको 20 न्यूटन। ठीक है, देखो ध्यान से, सपोज मैं कह रहा हूं 22 लगा दिया, तो अब फ्रिक्शन कितना लगेगा, 20 लगेगा क्या, मैक्सिमम लग जाएगा। क्या दिक्कत है कि मेरे पास मैक्सिमम कैपेसिटी 20 है, आप मेरे को सर 22 से ढकेल रहे हो, मैं भी अपना मैक्सिमम कैपेसिटी लगा दूंगा। ऐसा करता है क्या? रियल लाइफ में ऐसा देखा गया है कि मैक्सिमम फ्रिक्शन से अब कम लगता है। मतलब कि सपोज 80 न्यूटन ही लग रहा है, 18 न्यूटन ही लग रहा है सपोज फॉर एग्जांपल। क्योंकि रियल लाइफ में ऐसा देखा गया कि जो मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है ना, 22 लगा देंगे तो बॉडी चलने लगेगा कि नहीं, पहले ये बताओ। अगर मैंने 22 न्यूटन लगा दिया तो बॉडी विल स्टार्ट मूविंग, ये तो श्योर है, इस बात में तो कोई डाउट नहीं है ना, क्योंकि मैक्सिमम फ्रिक्शन 20 न्यूटन ही है, तो बॉडी तो मूव करेगा पक्का पक्की, मूव श्योरली। और जब मूव करने लगता है, आप ऑब्जर्व करेंगे, सपोज एक बड़ा सा ब्लॉक है, उसको मैं ढकेलना स्टार्ट कर रहा हूं ऐसा करके, एक बड़ा सा डब्बा है सपोज, इसको मैं ढकेल रहा हूं, तो इनिशियली मेरे को बहुत दिक्कत होता है। ठीक है, सपोज 20 न्यूटन मैक्सिमम फ्रिक्शन का वैल्यू है, तो मेरे को 20 तक जोर लगाना ही पड़ेगा। पर जैसे ही मैं 20 क्रॉस करता हूं ना, सपोज 22 पे आ गया, तो आप देखेंगे ब्लॉक चलने लगेगा। और आप ऐसा ऑब्जर्व किए होंगे कि जब कुछ चीज चलने लगता है तो उसको ढकेलना आसान होता है। आपने ऐसा ऑब्जर्व किया, उसको ढकेलना आसान होता है। ऐसा नहीं कि ढकेलना, ऐसा नहीं कि फ्रिक्शन लगना ही बंद हो गया, उसको फ्रिक्शन अभी भी लग रहा है, तभी तो हमको फोर्स लगाना पड़ रहा है। और उसको पहले के मुकाबले अभी ढकेलना ज्यादा आसान है, व्हेन द बॉडी इज ऑलरेडी मूविंग। इसका क्या मतलब है कि एक मैक्सिमम लिमिट तक फ्रिक्शन पहुंचेगा, फ्रिक्शन एक बढ़ते 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 एक मैक्सिमम लिमिट तक पहुंचेगा। पर मैक्सिमम लिमिट आने के बाद भी अगर आप फोर्स बढ़ा देंगे तो फ्रिक्शन का दम टूट जाएगा, बोलेगा इतना खत्म, मेरा दम टूट गया है। उसके बाद थोड़ा सा कम फ्रिक्शन लगेगा, थोड़ा सा कम फ्रिक्शन लगेगा। और इस फ्रिक्शन का खासियत ये है कि अगर मैं अब फोर्स बढ़ा दूं, अगर मैं अब फोर्स बढ़ा दूं, बॉडी मूव कर रहा है कि नहीं, बॉडी हैज स्टार्टेड मूविंग। एक बार बॉडी मूव करना स्टार्ट कर दे तो फ्रिक्शन का वैल्यू कांस्टेंट हो जाता है। आप चाहे उस पर कितना भी फोर्स लगा दो, आप चाहे कितना भी फोर्स लगाओ, अब फ्रिक्शन का वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू पकड़ लेगा। इट विल हैव अ कांस्टेंट वैल्यू irrespective of what force you have to apply, and this specific value does not depend on the maximum value. It will be less than the maximum value. This is scientific observation.
एंड आप अपने रियल लाइफ में भी देख सकते हो कि बॉडी को जब धकेलना स्टार्ट कर देते हैं देन आप टू अप्लाई लेस अमाउंट ऑफ फोर्स टू कीप दैट बॉडी मूविंग। अब फ्रिक्शन लेस लगता है इन कंपैरिजन टू लाइक दिस। ये क्लियर है सबको ढंग से? तो अब ध्यान से देखो सम ऑब्जर्वेशंस लेट अस कंक्लूड फास्ट। ध्यान से देखो कुछ ऑब्जर्वेशन जो काफी क्लियर रहा हमारा ये पर्टिकुलर डेमोन्स्ट्रेशन से, वो ये है कि फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो वेरी कर रहा है। कहां तक वेरी किया? एक मैक्सिमम वैल्यू तक। फ्रिक्शन का वैल्यू फिक्स है कि वेरी कर रहा है? फ्रिक्शन का वैल्यू वेरी कर रहा है। कहां तक? मैं कुछ कंक्लूजन्स लिख रहा हूं, देखो कंक्लूजन्स। व्हाट इज द फर्स्ट कंक्लूजन? कि फ्रिक्शन का जो वैल्यू है इट वेरीज अप टू अ मैक्सिमम वैल्यू। फ्रिक्शन का जो वैल्यू है इट वेरीज अप टू अ मैक्सिमम वैल्यू तक वो वेरी करेगा, ठीक है। पर दूसरा चीज, आफ्टर बॉडी स्टार्ट्स मूविंग, यह हमने देखा अभी जस्ट कि आफ्टर बॉडी स्टार्ट्स मूविंग फ्रिक्शन बिकम्स कांस्टेंट, मतलब द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन बिकम्स कांस्टेंट। अदरवाइज फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड है इट वेरीज अप टू अ मैक्सिमम वैल्यू, और वो मैक्सिमम वैल्यू पहुंच गया और फोर्स लगाएंगे तो बॉडी चलना स्टार्ट करेगा, और बॉडी जैसे ही चलना स्टार्ट करेगा फ्रिक्शन बिकम्स अ कांस्टेंट। तो फोर्स लगाए कब तक? एक मैक्सिमम वैल्यू तक, और इस मैक्सिमम वैल्यू के बाद भी अगर ढकेलेंगे आप तो उसका फ्रिक्शन का एक कांस्टेंट वैल्यू लगने लगेगा उस बॉडी पे। अब ध्यान से देखो, ये जो पहला केस है, केस 1 केस 2, ये जो पहला केस है, इस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करता है when the surfaces are at rest with respect to each other, when surfaces are at rest with respect to each other, right or wrong? ये फ्रिक्शन कब एक्ट कर रहा है? अप टू अ मैक्सिमम वैल्यू। अप टू अ मैक्सिमम वैल्यू का मतलब फ्रिक्शन उतना लग रहा है जितना आप लगा रहे हो, तो बॉडी मूव नहीं कर रहा। तो व्हेन सरफेसेस आर एट रेस्ट, सरफेसेस कैसा है? रेस्ट पे है, ठीक है ना। तो रेस्ट पे है जब तक विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट्स। फ्रिक्शन का दो काइंड होता है, फ्रिक्शन का दो टाइप्स होता है, ये पहला टाइप है स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट्स। कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। और जो सेकंड केस का बात कर रहे हैं हम लोग कि बॉडी जब चलना स्टार्ट कर दिया है, उस केस में व्हेन, ध्यान से देखना, व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन सरफेसेस, व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस, तो कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट। तो दो तरह का फ्रिक्शन के बारे में हमने सीखा यहां पे। पहला तरह का, अच्छा ठीक है, पहला तरह का जो फ्रिक्शन देखा उसका नाम क्या है? जो फर्स्ट फ्रिक्शन व्हाट वी लर्न, उसका नाम क्या है? ध्यान से देखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसका नाम है स्टैटिक फ्रिक्शन, और दूसरा जो हमने पढ़ा वो पढ़ा है काइनेटिक फ्रिक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट दो तरह के फ्रिक्शन के वैरायटीज हैं, इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे फॉर द टाइम बिंग। सो नाउ इफ यू रिमेंबर, यहाँ पे मैंने जस्ट लिखा था कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन, पहला चीज क्या लिखा था? डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। क्या आपको क्लियरली दिख रहा है सिचुएशन पे डिपेंड कर रहा है? हाँ, क्लियर। दूसरा चीज मैंने लिखा था इट विल डिपेंड ऑन टाइप ऑफ फ्रिक्शन। मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करेगा? दूसरा पॉइंट क्या था? ऑन द टाइप ऑफ सिचुएशन, सॉरी टाइप ऑफ फ्रिक्शन पे डिपेंड करेगा उसका मैग्नीट्यूड। तो जब स्टैटिक फ्रिक्शन होता है तो उसका एक स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड होता है, किसका? फ्रिक्शन का। यहां देख, फ्रिक्शन का जब बात करेंगे तो हमने दो वैरायटीज देख लिया है ना। एक वैरायटी क्या देखा? स्टैटिक फ्रिक्शन, और दूसरा क्या? डायनेमिक फ्रिक्शन। नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा काइनेटिक। डायनेमिक मत समझ लेना, ठीक है। स्टैटिक क्या होता है? रेस्ट। आपने स्टैटिक का नाम सुना होगा ना, स्टैटिक, स्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टैटिक का मतलब रेस्ट, हाँ, और काइनेटिक मतलब मूविंग, इसलिए काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल। तो जब काइनेटिक का मतलब व्हेन टू सरफेसेस आर इन रिलेटिव मोशन विद ईच अदर। इस चीज को समझो आराम से, मैं समझा रहा हूं, देखो ध्यान से देखो, ये समझना थोड़ा जरूरी है। स्टैटिक का मतलब रेस्ट। क्या? रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू सरफेसेस। और काइनेटिक का मतलब व्हाट? रिलेटिव मोशन बिटवीन सरफेसेस, रिलेटिव मोशन बिटवीन सरफेसेस। सो स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है? ये देखो यहां पे, स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है? सपोज दिस इज माई हैंड
एंड दिस इज अ मार्कर, आई हैव केप्ट दिस मार्कर ऑन माई हैंड। ठीक, अब मैं अपना हाथ ऐसे आगे ले जा रहा हूं, मार्कर साथ साथ जा रहा है कि नहीं? सपोज मैं अपना हाथ को हिला रहा हूं, तो मार्कर हिल रहा है मेरे हाथ के साथ साथ, इट इज मूविंग विथ माई हैंड। वॉट इज दैट फोर्स विच इज हेल्पिंग द मार्कर टू मूव विथ माई हैंड? विच इज दैट फोर्स? फ्रिक्शन ही है, क्योंकि मेरा हाथ रफ है। So therefore my hand is providing frictional force to this marker, which is sufficient, ध्यान से सुनना, which is sufficient to keep the marker at rest with respect to my hand. So friction is sufficient to keep the marker at rest with respect to my hand. Therefore कौन सा friction act कर रहा है? Static friction is acting on the marker और kinetic friction is acting on the marker. Static friction. जब भी surfaces रिलेटिव रेस्ट पे रहेंगे, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मेरा हाथ रेस्ट पे है क्या? नहीं। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या मार्कर रेस्ट पे है क्या? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मार्कर रेस्ट पे है? नहीं। ये दोनों सरफेस एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है। तो जब भी दो सरफेस एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे रहे, वो भले ही ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मूव कर रहे हों, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां देखो, सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऐसा करके फोटो बनाऊं, ऐसा करके दो ब्लॉक्स है, ऐसा करके क्या है, दो ब्लॉक्स है, और सपोज ये एक पूरा सिस्टम है, ये ब्लॉक ए और ये ब्लॉक बी, ये पूरा सिस्टम है और ये मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, साथ साथ मूव्स टुगेदर, बोथ आर मूविंग टुगेदर विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो ये जो ए है ये बी के साथ जा रहा है। सपोज बी पे मैंने फोर्स लगाया, विच इज कॉजिंग एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑफ बी, और जो कि बी चल रहा है, ए के ऊपर फ्रिक्शन लगा हुआ है इस डायरेक्शन में, तभी तो ए भी मूव करेगा बी के साथ। ए पे फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा? उधर एक्ट करेगा ना, तभी तो। जैसे फॉर एग्जांपल यहां मैंने मार्कर अपने हाथ पे रखा था, ध्यान से देख, जब मैंने मार्कर अपने हाथ पे रखा था और मैं अपना हाथ को ऐसे करके आगे ले जा रहा हूं, तो मार्कर पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? इधर लगेगा ना। मार्कर पे फ्रिक्शन इधर लगेगा तभी तो इधर मूव करेगा, वरना हॉरिजॉन्टल कौन सा फोर्स इसको आगे ले जाएगा? कोई फोर्स नहीं, फ्रिक्शन ही लगेगा। तो यहाँ जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है आगे ए पे, तो ये कौन सा फ्रिक्शन है? ए रेस्ट पे है विथ रिस्पेक्ट टू बी या विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो रेस्ट का मतलब सरफेसेस आर एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है? व्हेन सरफेसेस आर एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, तब कौन सा फ्रिक्शन लगता है? स्टैटिक। क्लियर है ना? तो ये सिचुएशन में कंफ्यूज मत होना कि बॉडी तो मूव कर रहा है सर, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। नहीं, बॉडी मूव कर रहा है पर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहा है, तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। और अगर सपोज ऐसा करके है, ये देखो सिचुएशन, सपोज मैं अपना हाथ इतने स्पीड से ले गया नीचे से, ऐसे फिसला रहा हूं, फिसला दिया अगर हाथ काफी स्पीड से, अगर मैं ऐसे करके लेके चला गया अपना हाथ को, तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? क्योंकि मेरा हाथ और मार्कर आर एट रिलेटिव मोशन विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ऐसे केस में कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो जब सरफेसेस रिलेटिव मोशन में रहें एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, उस समय भी फ्रिक्शन लगेगा। ऐसा नहीं कि फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा, और उसमें कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर है? मैं आपको एक और एग्जाम्पल देके समझाता हूं। देखो, आपने कन्वेयर बेल्ट का नाम सुना है क्या? कन्वेयर बेल्ट, देखो मैं दिखाता हूं। सपोज ऐसा करके कुछ खास नहीं, ऐसा करके एक बेल्ट है, ये एक सिलेंडर है, इसके ऊपर ऐसा, ये एक सरफेस है, इस सिलेंडर के ऊपर रैप्ड है, ये एक सरफेस है ऐसा करके, ठीक है, और ये घूम रहा है, फिक्स्ड है, ये सब कुछ क्या है? फिक्स्ड है। मतलब ये बेल्ट ऐसे करके जा रहा है और फिर यहां से ऐसा करके आ रहा है, ऐसा है, समझ में आ रहा है ना? ऐसे करके जा रहा है और घूम के आ रहा है, बेल्ट मूव कर रहा है ऐसे करके, इट्स अ बेल्ट, इसको बोलते हैं कन्वेयर बेल्ट। वो जो आप कभी कभी एयरपोर्ट पे गए होंगे या फिर कहीं चेकिंग होता है ना, कोई अपना बैग, मेट्रो स्टेशन में भी अपना बैग लेके जो डालते हैं उस पे, तो बैग अंदर खींच लेता है ऐसे करके, वो मूव करते रहता है सरफेस। आप बैग रखते हैं तो बैग को लेके चला जाता है अंदर में, क्यों? फ्रिक्शन के चलते। बैग पे फ्रिक्शन फोर्स लगता है आगे की तरफ, तो बैग घुसता है अंदर में, फ्रिक्शन लगेगा तो बैग यहीं पे रह जाएगा, वो नीचे से फिसलते रहेगा ऐसे करके। तो वही वाला बेल्ट ड्रॉ किया यहाँ पे। अब मैं कह रहा हूँ, सपोज आपने अपना ट्रॉली रख दिया यहाँ पे कन्वेयर बेल्ट पे, आपका चेकअप हो रहा है, कहाँ पे? एयरपोर्ट पे, मान लो एट एयरपोर्ट, आप एयरपोर्ट पे गए, कन्वेयर बेल्ट रखा हुआ है ऐसे करके और वो मूव कर रहा है, आप अपना बैग रख दिए इस पे। तो जब बैग मूव कर रहा है चुपचाप, तो कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है इस बैग पे? बैग मूव कर रहा है, स्लिप नहीं कर रहा, बैग इज नॉट स्लिपिंग, बैग स्मूथली मूव कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द कन्वेयर। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द कन्वेयर मूव। कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा बैग पे? स्टैटिक या काइनेटिक?
स्टैटिक, क्योंकि बैग इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द कन्वेयर। क्लियर है, दोनों का वेलोसिटी सेम है। अच्छा, अगर बैग स्लिपिंग कर रहा है, बैग स्लिपिंग कर रहा है मतलब सपोज कन्वेयर वाला जो बेल्ट है बहुत स्पीड मूव कर रहा है, आपका बैग उतना स्पीड मूव नहीं कर पाएगा, आप रखेंगे तो बैग हो सकता है गिर जाए और फिर फिसलते 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 जाए उस कन्वेयर बेल्ट पे। उस केस में देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द बैग एंड द कन्वेयर बेल्ट। तो जब रिलेटिव मोशन है तो कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर है ना ये चीज? तो ये चीज को ढंग से समझना है आपको कि काइनेटिक फ्रिक्शन कब एक्ट करेगा और स्टैटिक फ्रिक्शन कब एक्ट करेगा। अब ये वाला केस में बताओ काइनेटिक फ्रिक्शन कब एक्ट कर रहा है, ये वाले फिगर में बताओ काइनेटिक फ्रिक्शन कब एक्ट कर रहा है, कहां से एक्ट कर रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन, यहां से, क्योंकि इसके बाद से बॉडी मूव करना स्टार्ट कर दिया, इसके बाद से बॉडी मूव करना स्टार्ट कर दिया तो काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। और इससे पहले तक स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा था क्योंकि बॉडी वाज एट रेस्ट। देख सेम फोर्स लग रहा है ना, तो बॉडी रेस्ट पे था तो यहां तक काइनेटिक एक्ट कर रहा था, इसके बाद से सॉरी यहां तक स्टैटिक एक्ट कर रहा था, इसके बाद से काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। अब जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है इसका वैल्यू जो होता है, ये क्यों पढ़ा रहा था, क्योंकि जस्ट मैंने अभी आपको कहा था ना कि मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ फ्रिक्शन। आपको आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा ना कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, स्टैटिक है काइनेटिक, पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसके बाद मैग्नीट्यूड का हम डिस्कशन कर सकते हैं। तो ध्यान से देख, जो वैल्यू होता है स्टैटिक फ्रिक्शन का वो वेरिएबल होता है। देख वेरिएबल है कि नहीं, और सबसे पहला चीज समझो कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक, अब इसका जो वैल्यू वेरिएबल होता है तो कैसे पता करेंगे कहां से कहां तक होता है, तो कहां से कहां तक है, अगर फोर्स ही नहीं लगा रहे तो फ्रिक्शन लगेगा क्या। मैंने कहा मैक्सिमम फ्रिक्शन का वैल्यू है 20 न्यूटन और फोर्स लगा रहे हैं 0 न्यूटन, फोर्स कितना लगा रहे हैं 0 न्यूटन, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, फोर्स ही नहीं लगा रहे हैं, बॉडी रखा हुआ है, हम कुछ कर ही नहीं, तो फ्रिक्शन लगेगा क्या उस बॉडी पे। सपोज ये मार्कर ऐसे करके रखा हुआ है चुपचाप, मैं अपना हाथ हिला ही नहीं रहा, तो मार्कर पे कितना फ्रिक्शन लगेगा, 0। अरे फ्रिक्शन का काम है टू कीप द बॉडीज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। फ्रिक्शन क्यों लगता है, टू कीप द बॉडीज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो ऑलरेडी रेस्ट पे तो फ्रिक्शन लगेगा क्यों, फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं, फ्रिक्शन लगेगा तो ये मार्कर चलने लगेगा। ऐसा होता है क्या कभी, बॉक्स को रख दिया बॉक्स चलने लग गया खुद से, तो अगर बॉक्स को रखा है कोई फोर्स ही नहीं लगा रहा है तो फ्रिक्शन बोलेगा भाई हमारे पास कैपेसिटी तो है 20 लगने का, पर कोई इसको हिलाए तब तो हम भी कुछ दम लगाएंगे, कोई इसको कुछ कर नहीं है तो फिर हम क्यों बीच में जाके टांग रहे हैं। फ्रिक्शन तब लगेगा जब कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है, मूव कराने की कोशिश कर रहा है। तो इसका जो वैल्यू वेरिएबल है कहां से कहां तक वेरी करेगा, 0 से लेकर के स्टैटिक फ्रिक्शन का बात कर रहे हैं, एफ एस मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन, कहां से कहां तक जाएगा। ध्यान दो ये वाला वैल्यू इंपॉर्टेंट है, ये होता है मैक्सिमम फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू 0 से लेकर के मैक्सिमम फ्रिक्शन तक जाएगा। ऐसे लिख देता हूं, चलो देखो यहां पे कंफ्यूजन होगा नहीं तो मैं क्या करता हूं, ऐसे लिखता हूं, स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा, 0 से लेकर के मैक्सिमम फ्रिक्शन तक, 0 से लेकर के मैक्सिमम फ्रिक्शन तक, ठीक है। और जो मैक्सिमम फ्रिक्शन का वैल्यू होगा उसका वैल्यू होता है म्यू स्टैटिक इंटू द नॉर्मल फोर्स, म्यू स्टैटिक इंटू द नॉर्मल फोर्स। मैं आपको समझाता हूं फटाक से, जस्ट रुक जाओ। सो जो मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है उसका वैल्यू क्या होता है, म्यू स्टैटिक इंटू द नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स कौन सा फोर्स है रे, मान लो ये डब्बा रखा हुआ है यहाँ पे, इसका वेट है m, चुपचाप रखा हुआ है कोई टेंशन नहीं, तो ये जो नॉर्मल फोर्स लगा रहा है ना, mg से मतलब नहीं है फ्रिक्शन को, ध्यान रखना कौन से फोर्स से मतलब है, नॉर्मल फोर्स, n से मतलब है। तो ये नॉर्मल फोर्स क्या है, n इज नॉर्मल फोर्स विच सरफेस exerts on the body, it is normal force which the surface exerts on the body। और ये क्या है, इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इट इज अ कांस्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं इसको, एकदम अच्छे से समझ लो, दिस इज अ कांस्टेंट, इट इज अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन सरफेस, इट इज अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन सरफेस। इसका मतलब ग्लास के लिए म्यू स्टैटिक कुछ और होगा, ठीक है, कहां, हाँ ग्लास के लिए म्यू एस कुछ और होगा, कंक्रीट के लिए म्यू एस उससे थोड़ा ज्यादा ही होगा क्योंकि ज्यादा रफ सरफेस है। जितना रफ सरफेस है, जितना उसका कैपेसिटी अपोज करने का है टू द मोशन ऑफ द बॉडी ऑन दैट सरफेस, उतना ज्यादा म्यू ऑफ स्टैटिक होगा। सिंपल, म्यू ऑफ स्टैटिक है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू एस कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो जितना रफ सरफेस है म्यू एस उतना ज्यादा होगा, ये क्लैरिटी रखिए आप। और ये कांस्टेंट है फॉर अ गिवन सरफेस,
और ये एन क्या है, नॉर्मल विच द सरफेस एक्सर्ट्स ऑन द बॉडी। सिंपल सा एग्जांपल देखो, या ये बता देता हूं, उसके बाद हम करते हैं। देख, तो ये आपको क्लियर है, ये किसके बारे में बता रहा था मैं, ये पूरा कहानी था स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में। तो अगर मैं आपको, अच्छा ठीक है, एग्जांपल लेके बताऊंगा। चलो देखो, काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू होता है वो होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू होता है म्यू काइनेटिक इनटू द नॉर्मल फोर्स, म्यू काइनेटिक इनटू द नॉर्मल फोर्स। सिंपल, म्यू काइनेटिक क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। जैसे म्यू एस था कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और एन यही है नॉर्मल विच द सरफेस विल एक्सर्ट। अब देखो ये कांस्टेंट है कि नहीं, दिस इज अ कांस्टेंट, ये पूरा फ्रिक्शन ही, फ्रिक्शन का वैल्यू ही कांस्टेंट है। और इस केस में अगर मैं आपको बोलूं कि मैक्सिमम फ्रिक्शन का वैल्यू 20 न्यूटन है, तो क्या स्टैटिक फ्रिक्शन 20 न्यूटन लगेगा या उससे कम लग सकता है, उससे कम भी लग सकता है, 20 न्यूटन भी लग सकता है, 18 भी लग सकता है, 16 भी लग सकता है, वो तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। पर अगर मैंने आपको कहा कि काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू 16 न्यूटन है, तो अगर बॉडी स्लिप कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू अ सरफेस, तो उस पर काइनेटिक फ्रिक्शन श्योर शॉट 16 न्यूटन लगेगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू इज फिक्स्ड, बट द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन विल चेंज डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। दूसरा एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से, देखा था हमने अभी जस्ट, वो जो फिगर बनाया था याद है, 20 के बाद 18 हो गया था, रिड्यूस हो गया था। तो जो दूसरा एक कंक्लूजन होता है स्टार मार्क मार के, वो ये होता है कि जनरली म्यू ऑफ स्टैटिक इज ग्रेटर देन म्यू ऑफ काइनेटिक। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट होता है ना, वो काइनेटिक फ्रिक्शन के कोफिशिएंट से ज्यादा होता है, स्टैटिक वाला कोफिशिएंट ज्यादा होता है काइनेटिक से। क्यों, देखो ना, नॉर्मल तो सेम है दोनों का, और एफ मैक्स ज्यादा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन से, तो म्यू एस ज्यादा होना पड़ेगा म्यू के से। क्लियर है, इसीलिए हमारा म्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होता है म्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन से। तो एक बार फटाक से रिवीजन करते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है, स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन तब लगेगा जब बॉडीज या सरफेसेस एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे हैं, और काइनेटिक फ्रिक्शन कब एक्ट करेगा, जब सरफेसेस एक दूसरे के हिसाब से रिलेटिव मोशन में है। 100% क्लैरिटी रखना, ठीक है। और मैं सिंपल सा अभी 3-4 एग्जांपल करेंगे फ्रिक्शन का वैल्यू निकालने के लिए, 3-4 एग्जांपल करते हैं, देखो फटाक से। अभी तक हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड का ही बात किया, डायरेक्शन तो बताया भी नहीं, डायरेक्शन बताऊंगा, देख ध्यान से, पहले अच्छे से मैग्नीट्यूड समझ लेते हैं। से फॉर एग्जांपल दिस इज अ सरफेस, रफ सरफेस है, रफ सरफेस है, मैं दे दी आपको म्यू स्टैटिक पकड़ लो आप 0.5, और काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू पकड़ लो, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक का पकड़ लो 0.4, मास है 10 kg, ठीक है। फोर्स में लगा दूं कितना, फोर्स में, अच्छा चलो फोर्स लगा रहे हैं एफ ए, अगर फोर्स 40 न्यूटन है, ठीक है, तो फ्रिक्शन का वैल्यू और एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होगा। सेकंड, अगर फोर्स 50 न्यूटन है, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, एक्सेलरेशन कितना लगेगा। सी, अगर फोर्स का वैल्यू 60 न्यूटन है, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा और एक्सेलरेशन कितना लगेगा। एक बार आप लोग खुद से ट्राई करो, फिर देखना, खुद से ट्राई करो फिर देखो, ट्राई कर लो पॉज करके, फिर देखो। चलो देखो, ये वाला केस का बात कर रहे हैं, ठीक है। मान लो एफ, हम हमेशा फ्रिक्शन का जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, व्हेनेवर वी सॉल्व द क्वेश्चंस ऑन फ्रिक्शन, अभी ध्यान सुनना कान फाड़ के, जब भी फ्रिक्शन का हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ऑलवेज वी हैव टू अज्यूम दैट द बॉडीज आर एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। हमेशा, हर प्रॉब्लम में ही करना है आपको, ट्रिपल स्टार मार लो। ऑलवेज अज्यूम, क्या अज्यूम करना है, दैट बॉडीज आर एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर। मतलब फ्रिक्शन जहां पे लग रहा है, वो क्या करेगा, दो बॉडीज को साथ में रख लेगा। हम ऐसा अज्यूम करते हैं, हम क्या करते हैं, ऐसा अज्यूम करते हैं। दूसरा चीज क्या करते हैं, नाउ वी चेक वेदर फ्रिक्शन इज सफिशिएंट टू डू दिस। एक बार हम अज्यूम कर लें कि सब कुछ रेस्ट पे है विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, उसके बाद हम चेक करेंगे कि फ्रिक्शन उतना फोर्स दे पाएगा कि नहीं, कि टू कीप द टू बॉडीज, टू सरफेसेस एट रेस्ट। मैं वो एग्जांपल लेके देखूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला चीज क्या था, मान लेते हैं कि बॉडी साथ में ही मूव करेगा, मतलब फ्रिक्शन इतना सफिशिएंट है कि जो दो बॉडी है उसको साथ में रखेगा, ऐसा मान लेते हैं हम। फिर देखते हैं कि फ्रिक्शन जो चाहिए रेस्ट पे रखने के लिए एक बॉडी को दूसरे के रेस्पेक्ट में,
एक बॉडी को दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे रखने के लिए जितना फ्रिक्शन चाहिए उतना फ्रिक्शन दे पाएगा कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा? क्योंकि मैक्सिमम फ्रिक्शन का वैल्यू हमको पता है μs इंटू एन होता है। तो अगर इससे ज्यादा फ्रिक्शन चाहिए रेस्ट पे रखने के लिए, इसका मतलब उतना फ्रिक्शन दे नहीं पाएगा। तो रिलेटिव मोशन होगा बिटवीन द बॉडीज, और जैसे ही रिलेटिव मोशन होगा बिटवीन द बॉडीज, कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू हम बता सकते हैं। क्लियर है? स्टेप्स क्लियर है ना? नाउ वी चूज वेदर एफ इज सफिशिएंट टू डू दिस। इफ यस, कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा? स्टैटिक। और इफ नो, कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा? काइनेटिक। अगर काइनेटिक, अगर सपोज इफ एफ एस, मतलब अगर स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है तो कितना एक्ट करेगा? फ्रॉम 0 टू एफ मैक्स, वो ध्यान रखना। और अगर काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा तब तो म्यू के इंटू एन एक्ट करेगा, तो मेरा फ्रिक्शन का वैल्यू आएगा। एकदम अच्छे से सेट कर लो दिमाग में, क्योंकि अभी तो छोटा छोटा क्वेश्चन कराएंगे, पर बाद में जब बड़ा बड़ा क्वेश्चन कराएंगे तो वहां वही वाला कॉन्सेप्ट का यूज आएगा, इसलिए ढंग से समझ लो उस चीज को। चलो, तो ये वाला क्वेश्चन फटाक से एक बार ट्राई करो, फिर देखो हम क्या करेंगे। हम तो मान लेंगे कि 10 kg रेस्ट पे है। हम क्या कर लें? मान लें कि 10 kg रेस्ट पे है विथ रेस्पेक्ट टू द सरफेस। ठीक है, तो देख, जो फर्स्ट पार्ट है, अगर हम रेस्ट पे रखना है तो मेरे को फोर्स है 40 न्यूटन, तो फ्रिक्शन कितना होना चाहिए? 40 न्यूटन। फ्रिक्शन कितना होना चाहिए? 40 न्यूटन। अच्छा, मैक्सिमम फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है? पहले तो हम मान लेते हैं ना रेस्ट पे है, मान लिया रेस्ट पे, तो कितना फ्रिक्शन चाहिए इसको रेस्ट पे रखने के लिए? इधर से लगा रहे हैं 40 न्यूटन, तो फ्रिक्शन लगना चाहिए 40 न्यूटन। अच्छा, देखते हैं उतना फ्रिक्शन दे पाएगा कि नहीं। तो फ्रिक्शन कितना दे पाएगा? μs इंटू एन। μs इंटू एन, μs का वैल्यू कितना है? 0.5, और नॉर्मल का वैल्यू इस केस में कितना है? mg लग रहा है 100, नॉर्मल भी लगेगा 100, तो μs इंटू एन, आंसर आ गया कितना? देख, 50 न्यूटन। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है 50 न्यूटन। फोर्स जो है वो आया है मेरा 40 न्यूटन, या ऐसे लिखो, F जो चाहिए, क्या लिखूं मैं इसको? F नीडेड कितना है? 40 न्यूटन। मेरे पास कितना है? 50 न्यूटन। इसका मतलब F जो लगेगा एक्चुअल में कितना आएगा? 40 न्यूटन, क्योंकि 50 न्यूटन का कैपेसिटी है, 40 न्यूटन दे देगा उसको। अब ये कंफ्यूजन मत रहना, ऐसे चुपचाप लिख लो F, चुपचाप ऐसे लिख लेना। F है 40 न्यूटन आपका। आपको जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है 50 का है, F हम कितना लगा दे? 40 न्यूटन, खेला खत्म। 50 ज्यादा है ना 40 से, दे देगा 40 देगा एग्जैक्टली, 50 मत लिख देना। 40 न्यूटन होगा आंसर, इतना ही फ्रिक्शन लगेगा, तो वो रेस्ट पे रह जाएगा। दूसरा 50 न्यूटन। अच्छा, इस केस में एक्सेलरेशन कितना आएगा? या केस में एक्सेलरेशन कितना आएगा? 0, बॉडी मूव ही नहीं कर रहा है, फ्रिक्शन इतना सफिशिएंट है कि उसको रेस्ट पे रख दिया। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है? 50 न्यूटन अगर हम लगा रहे हैं फोर्स, तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू हम निकाले थे 50, इसका मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन लग जाएगा। तो फ्रिक्शन का वैल्यू कितना आएगा? 50 न्यूटन, और एक्सेलरेशन कितना आएगा? 0, रेस्ट पे ही रहेगा अभी भी बॉडी। चलो, अब बोला 60 न्यूटन अगर हम लगा रहे हैं, F का वैल्यू 60 न्यूटन, और जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है, जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है वो तो 50 न्यूटन ही है। 60 न्यूटन लगा रहा है वो, रेस्ट पे रखने के लिए फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होना चाहिए? 60। उतना दे सकता है क्या? नहीं। इसका मतलब कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? F काइनेटिक विल एक्ट, बॉडी मूव करने लगेगा। कैपेसिटी 50 का ही है फ्रिक्शन का, 60 मार दिए आप तो बॉडी मूव करने लगेगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लग जाएगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होता है? देयरफॉर जब फ्रिक्शन एक्ट करेगा वो क्या होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन, विच इज म्यू के इंटू एन। म्यू के का वैल्यू कितना है? 0.4, नॉर्मल था 100, तो फ्रिक्शन लगेगा 40। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना आएगा? एक्सेलरेशन कितना आएगा? अगर बॉडी पे ध्यान दो तो इधर से हम लगा रहे हैं 60, फ्रिक्शन लग रहा है पीछे की तरफ, कितना? 40। फ्रिक्शन अपोज करेगा ना, इधर मूव करा रहे हैं 10 kg को, तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, आपका जो एक्सेलरेशन आएगा वो क्या आएगा? नेट फोर्स इस डायरेक्शन में कितना है? 20 बाई मास कितना था? 10। एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलो फटाक से, ये जो क्वेश्चन था इस टाइप का, बस डेटा चेंज करके मैं 2 क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको, आप फटाक से ट्राई करो ये वाला खुद से, बस प्रैक्टिस के लिए है। अब ये जो मैं सॉल्व करूंगा वो फास्ट सॉल्व करूंगा, आपको खुद से अटेम्प्ट करना है ये वाला। ये फिर से रफ सरफेस है, मैं आपको दे दिया म्यू स्टैटिक ले लो 0.3 और म्यू काइनेटिक ले लो अब 0.2।
मास ले लो 5 किलो, दस ही ले लो तो 130, ठीक है। ये ले लिया हम, फोर्स लगा रहे हैं हम। पहला केस में मान लो हम लगाए 40 न्यूटन, दोनों का वैल्यू निकालो। तीसरा केस में लगाए 50 न्यूटन, तो दोनों का वैल्यू निकालो। और अगर 10 न्यूटन फोर्स लगाए तो तीनों का वैल्यू, मतलब फ्रिक्शन और एक्सेलरेशन का वैल्यू फटाक से निकाल के बताओ कितना होगा। ठीक है, चलो फटाक से बताओ कितना होगा। और मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं, वाला ट्राई करो फटाक से। सिंपल, बिल्कुल बेसिक है। आपको बस बताना है कि फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा और एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होगा वो सारे केसेस में। सेकंड, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस के लिए। सपोज म्यू स्टैटिक आपको दे दिया 0.5, म्यू काइनेटिक दे दिया 0.4, ठीक है। मास फिर से 10 kg, इस बार ऐसे करके हम फोर्स लगा रहे हैं F 37 डिग्री पे। हाँ, F का वैल्यू हम लगा रहे हैं पहले 20 न्यूटन, F लगा रहे हैं 100 न्यूटन, 60 ले लो और ले लो 100 न्यूटन। Find the value of friction and acceleration. In all these cases you have to find the value of friction and acceleration. ढंग से करो, फटाक से दो क्वेश्चन और फिर बोर्ड की तरफ देखना। ढंग से करो, फटाक से करो, फिर देखना। चलो देखो, यहां पर ये तो सिंपल है। F का वैल्यू दिया है आपको कितना, 40 न्यूटन, राइट। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना आएगा, मैं पहले लिख ले रहा हूं। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना आएगा, 100 म्यू एन। म्यू एम जी नहीं होता, फ्रिक्शन का वैल्यू कहता है म्यू एन, ध्यान रखना बार बार। ये एन पे मैं फोकस कर रहा हूं क्योंकि नॉर्मल चेंज हो सकता है एज पर द सिचुएशन। नॉर्मल हमेशा एम जी होता है क्या, नहीं, वो तो डिपेंड करता है ना सिचुएशन पे, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो एफ मैक्स कितना, म्यू इंटू एन। ऑफकोर्स इस केस में एन का वैल्यू आया 100, तो म्यू इंटू एन मतलब एफ मैक्स 30 न्यूटन लग सकता है। अब बोला अगर 40 न्यूटन लग रहा है तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, उसका वैल्यू कितना होता है, म्यू इंटू एन। तो फ्रिक्शन का वैल्यू आ गया 20 न्यूटन। एक्सेलरेशन कितना आएगा, लगा रहे हैं हम 40 न्यूटन, लगा रहे हैं कितना 40 न्यूटन, फ्रिक्शन लग रहा है 20, बाई मास कितना 10, आ गया एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। पार्ट बी देखो, 50 न्यूटन लगा रहे हैं, मैक्सिमम तो 30 ही है, मूव कर जाएगा बिल्कुल, तो फ्रिक्शन तो काइनेटिक ही लगेगा, बॉडी मूव कर जाएगा ना। मैक्सिमम 30 था, बॉडी मूव करेगा ही करेगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, उसका वैल्यू होता है म्यू इंटू एन। सेम ही लगेगा जो पहले लग रहा था। काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू तो फिक्स्ड होता है, वो तो चेंज नहीं होता। म्यू इंटू एन, म्यू कितना 0.2 और एन है 100, 0.2 इंटू 100 20 न्यूटन, ये काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया अपना, सिंपल, खत्म। एक्सेलरेशन कितना आएगा, एक्सेलरेशन सेम मत कर देना, एक्सेलरेशन डिपेंड करेगा, वो 50 न्यूटन लगा रहे ना। कह रहे तो परेशान है, क्या कर रहा है, इधर देख, इधर 50 लग रहा है, पीछे काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लग रहा है 20, एक्सेलरेशन कितना आएगा 50 माइनस 20 बाई मास, मास कितना है 10, हाँ, तो कितना आ गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। ये था बी। सी पार्ट देखो, अगर 10 न्यूटन लगा रहे हैं, मैक्सिमम फ्रिक्शन तो 30 न्यूटन है, अगर फोर्स 10 न्यूटन ही लगा रहे तो बॉडी तो मूव नहीं करेगा, बॉडी मूव नहीं करेगा, कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। वैल्यू कितना होता है स्टैटिक फ्रिक्शन का, 30 न्यूटन नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू होता है 0 से लेकर के 30 न्यूटन, जितना चाहिए उतना ही लगेगा। कितना चाहिए 10 न्यूटन, उसको रेस्ट पे रखने के लिए, तो 10 न्यूटन ही लगेगा, और एक्सेलरेशन आएगा 0, क्योंकि बॉडी रेस्ट पे है विथ रेस्पेक्ट टू द सरफेस, ठीक है। ओके, ये वाला एक बार ट्राई करते हैं, और मैं एक फिर ये वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई करो, मैं कुछ कुछ और लिख देता हूँ, चलो आज प्रैक्टिस ही कर लेते हैं। यहाँ पे ऐसे करके डाला मैं, ये ऊपर उठा रहा है ना, यहाँ पे लग रहा है एफ, हाँ सेम चीज ले लो, चलो म्यू, अच्छा ठीक है 0.5, म्यू काइनेटिक 0.4, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करो आप, और एफ का वैल्यू में दे दिया सपोज 100। एक काम करो, रुक जाओ, पहले वाला डिस्कशन कर लेते हैं, फिर मेरे को वैल्यू का आइडिया लगेगा। चलो वो वाला क्वेश्चन का फटाक से डिस्कशन कर लेते हैं, देखो ध्यान से। वो क्वेश्चन है, बस एक ही चीज का ध्यान रखना है आपको, किसका ध्यान रखना है, नॉर्मल का। नॉर्मल चेंज हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन में, ठीक है, नॉर्मल का वैल्यू चेंज हो जाएगा। जैसे देखो, अगर मैं बनाया 10 kg का डायग्राम यहाँ पे ऐसे करके ढंग से,
तो फोर्स लग रहा है इधर। पहले केस में कितना फोर्स लग रहा है देख, ध्यान से देखो, 20 न्यूटन लग रहा है फोर्स। कितने एंगल पे लग रहा है? ये वाला एंगल दिया है हमको 37 डिग्री। वेट लग रहा है 100, नॉर्मल लगेगा ऊपर, ठीक है। अब एक चीज तो ऑब्वियस है कि हम वर्टिकल इक्विलिब्रियम पे एस्टैब्लिश है, राइट। वर्टिकल इक्विलिब्रियम अपना एस्टैब्लिश है, ऐसा नहीं कि बॉडी को हवा में उड़ा देना। आप इधर फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे करके खींचने अगर इसको, तो मूव किधर करेगा? इधर। हम ये नहीं मानेंगे बॉडी हवा में उड़ गया, और ऑफ कोर्स हम ये नहीं मानते हुए नॉर्मल का वैल्यू निकालेंगे। नॉर्मल का वैल्यू नेगेटिव आ गया मतलब कॉन्टैक्ट ही छोड़ दिया। ऐसा नहीं कि 20 के बदले 1000 न्यूटन लगा दिया। 1000 न्यूटन लगाएंगे, मान लो अगर 1000 न्यूटन लगाएंगे तो बॉडी कॉन्टैक्ट ही छोड़ देगा। तो हमको निकालना क्या है? नॉर्मल। पर हमको उतना टेंशन लेना है कि बॉडी कॉन्टैक्ट छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा। हमको क्या मान के रखना है कि वर्टिकल इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है, मतलब वर्टिकल मोशन नहीं हो रहा है बॉडी का, हॉरिजॉन्टली हो रहा है। तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम को ध्यान में रखते हुए इक्वेशन हम लिखेंगे, देखो, क्योंकि एन का वैल्यू चाहिए ना मेरे को, एन का वैल्यू चाहिए होगा। आप कैसे भी कर सकते हैं, पहले एन का वैल्यू निकाल लो, या आप जैसे चाहे कर सकते हैं। एन का वैल्यू निकाल के देखते हैं, चलो। एन प्लस 20 साइन 37 शुड बी इक्वल टू 100। एन का वैल्यू कितना आ गया? 88। ठीक किया ना मैंने? एन प्लस 20 साइन 37, 3/5, 5 4 12, ठीक है। एन का वैल्यू आ गया अपना 88। अच्छा, अब एक चीज चेक करो, ये जो 20 लग रहा है इसका दो कंपोनेंट है। 20 का ये वाला कंपोनेंट कितना है? 20 cos 37 मतलब 16। इधर लग रहा है, नया फिगर बना रहा हूं देख, ये है कौन सा? 10 kg। इधर लग रहा है 16 न्यूटन, ठीक है। हाँ, और इसका ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा था 12। इसका हालांकि कोई रोल नहीं है। अच्छा देखो, ये 16 न्यूटन जो लग रहा है ये इसको हॉरिजॉन्टली मूव करा सकता है। 16 न्यूटन ही इसको हॉरिजॉन्टली मूव करा सकता है। तो हम क्या करते हैं, इतना फ्रिक्शन देना चाहिए सो दैट वो रेस्ट पे रहे। तो हम देखते हैं इतना दे पाएगा कि नहीं। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होता है? म्यू स्टैटिक इंटू एन। मैक्सिमम फ्रिक्शन लिख दिया हूं मैं, म्यू स्टैटिक इंटू एन होता है। म्यू स्टैटिक का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 0.5। और नॉर्मल का वैल्यू कितना आ गया? नॉर्मल का वैल्यू 88। तो ये कितना आएगा? 8 5 44, 8 5 40 प्लस 4 44, आ गया आंसर 44। ठीक है, ठीक है ना? मैं 8 5 44, हाँ। तो 44 न्यूटन आ गया अपना क्या? मैक्सिमम फ्रिक्शन। उसको चाहिए कितना? 16 ही चाहिए, आराम से दे देगा उसको 16 न्यूटन। तो उसको 16 न्यूटन आराम से दे देगा। तो अपना जो फ्रिक्शन का जो वैल्यू आएगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, पहला चीज, क्योंकि बॉडी मूव नहीं करेगा। समझो, हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है 16 और ऊपर की तरफ लग रहा है 12। इसी का मैंने कंपोनेंट लिया, ये वाला 16 और वो वाला 12। तो फ्रिक्शन अगर सफिशिएंट है, इधर लग रहा है कितना? 16। अगर फ्रिक्शन पीछे 16 लग जाए तो बॉडी तो हॉरिजॉन्टली मूव ही नहीं करेगा। तो उतना ही लग रहा है, उतना दे देगा ना, इसको दे पाएगा, क्योंकि मैक्सिमम तो 44 है। 16 न्यूटन दे सकता है, बिल्कुल मूव नहीं करेगा वो बॉडी। और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 0। वर्टिकली मूव नहीं कर रहा, हॉरिजॉन्टली मूव नहीं कर रहा, रेस्ट पे रहेगा वो। आप खींचो पकड़ के कुछ नहीं होगा, रेस्ट पे, क्योंकि फ्रिक्शन सफिशिएंट है। क्लियर है? दूसरा बोला अगर 60 न्यूटन हम लगा दें तो 60 कौन सा? हॉरिजॉन्टल 60 नहीं, ये एंगल पे 60 लगा रहे हैं, ध्यान रखना। जब उस एंगल पे 60 लगाएंगे तो देखो क्या होगा। हमको भी नहीं पता क्या होगा, देखना पड़ेगा चेक करके, ठीक है। जब इस एंगल पे 60 लगाएंगे तो हमको ये देखना है सबसे पहले कि ये वाला कंपोनेंट कितना है 60 का, ये वाला कंपोनेंट कितना है रे? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है 60 cos 37 मतलब 60 इंटू 4/5, 5 12 और 12 4 48, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे रहना है, जो फ्रिक्शन चाहता है, फ्रिक्शन क्या चाहता है कि ये रेस्ट पे रहे, दिस इज द डिजायर ऑफ फ्रिक्शन। पर उतना फ्रिक्शन के पास कैपेसिटी भी तो होना चाहिए कि उसको रेस्ट पे रखे। तो अपने को तो इतना फोर्स चाहिए। तो देखते हैं फ्रिक्शन उतना दे पाएगा कि नहीं। उतना दे पाएगा कि नहीं देखने के लिए अपने को एफ मैक्स पता करना होगा कितना है। एफ मैक्स कितना होगा? म्यू एस इंटू एन, कितना चाहिए, पर उसके पास कितना है वो भी तो देख लेना। तो म्यू स्टैटिक इंटू एन, तो म्यू स्टैटिक का वैल्यू कितना है देखो 0.5, और नॉर्मल फोर्स का वैल्यू कितना होगा वो निकालना है अपने को। नॉर्मल फोर्स के लिए क्या करेंगे, देखो नीचे की तरफ उसका वेट लग रहा है 100, नॉर्मल भी ऊपर ही लग रहा है, और इसका ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा 60 sin 37, 3/5 36, 5 12 से 36, 36 ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो 36 न्यूटन ऊपर की तरफ लग रहा है, और हम मानेंगे वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है बॉडी बिल्कुल।
तो लिख देंगे 36 प्लस एन इक्वल्स टू 100। तो यहां से n का वैल्यू आ गया 64, n का वैल्यू 64 आ गया, यहां पुट कर दो 64। तो यहां मैक्सिमम कितना आ गया 5 4 22, 6 30 32, मैक्सिमम फ्रिक्शन आएगा 32 न्यूटन। इतना ही दे सकता है, पर हॉरिजॉन्टल फोर्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ जो फोर्स है हम देख रहे हैं वो ज्यादा है, इसका मतलब बॉडी मूव कर जाएगा। ध्यान देना, इसका मतलब बॉडी मूव कर जाएगा इस केस में। जैसे ही हम देखते हैं कि फ्रिक्शन जो मैक्सिमम है वो सफिशिएंट नहीं है इसको रोकने के लिए, तो कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन विल एक्ट, देयरफॉर काइनेटिक फ्रिक्शन विल एक्ट, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? म्यू के इंटू एन। म्यू के का वैल्यू कितना है? 0.4 इंटू द नॉर्मल फोर्स कितना है? 36। ये कितना आएगा? 6 4 24, 14.4 न्यूटन फ्रिक्शन का वैल्यू आएगा। 14.4 न्यूटन फ्रिक्शन का वैल्यू आएगा। तो अगर हम एक्सेलरेशन का बात करेंगे तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। वर्टिकल एक्सेलरेशन हो रहा है क्या? वर्टिकल एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, ठीक है ना। नॉर्मल है, नॉर्मल पॉजिटिव आया है, कहां गया? नॉर्मल पॉजिटिव आया, इसका मतलब सरफेस से कांटेक्ट में है, तभी तो नॉर्मल लगा रहा है सरफेस। इसका मतलब कांटेक्ट छोड़ा नहीं है, मतलब वर्टिकली मोशन नहीं हो रहा, तो वर्टिकल एक्सेलरेशन 0 है। तो ये जो एक्सेलरेशन निकालेंगे हॉरिजॉन्टल है। अब यही नेट एक्सेलरेशन ही है, हॉरिजॉन्टल के ही अलॉन्ग नेट एक्सेलरेशन आएगा। कितना आएगा? कितना फोर्स लग रहा था हॉरिजॉन्टली? हॉरिजॉन्टली कितना फोर्स लग रहा है? इसका एफबीडी अगर ड्रॉ करेंगे हम, ये फुल एफबीडी नहीं है, सिर्फ वर्टिकल फोर्सेस है। फुल एफबीडी अगर ड्रॉ करें तो यहां से कितना फोर्स लगा रहा है? 60, यहां 60 लगा रहा है। और फ्रिक्शन कितना आ गया मेरा? काइनेटिक फ्रिक्शन 14.4। एक्सेलरेशन कितना आएगा? हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 16 माइनस 14.4, 45.6, ठीक है ना? सही लिखा ना मैं? 10 1 6 10 1 6। हाँ, एक्सेलरेशन आएगा नेट फोर्स बाय द मास। मास कितना है? 10। एक्सेलरेशन कितना आ गया आपका? 4.56 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान से करना ये वाला क्वेश्चन, ठीक है? तो वाला क्वेश्चन ऐसे था। 100 न्यूटन, तो बिल्कुल ऐसे ही फोटोकॉपी करना है, कोई दिक्कत नहीं है 100 न्यूटन में। क्यों? 60 न्यूटन में अगर मूव कर जाए तो 100 में तो मूव करेगा ही, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर 60 में मूव कर जाए तो 100 में तो गारंटी मूव करेगा। क्यों? इसीलिए 100 न्यूटन में बस एक चीज चेक करना है आपको। देखो, ऐसा नहीं कि उठ ही जाए बॉडी, अच्छा उठेगा तो नहीं श्योरली, इसका वेट ही है 100 न्यूटन, एंगल पे 100 लगा रहे ना, उसका कंपोनेंट 100 से छोटा ही आएगा। समझा मैं क्या बोला? इसका वेट तो 100 लग रहा है ना नीचे, इधर अगर 100 मारेंगे एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री, तो इसका ये वाला कंपोनेंट जो आएगा वो कितना आएगा? 100 साइन 37 मतलब 60। तो नॉर्मल ऑफ कोर्स कुछ तो आएगा, नॉर्मल पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब कांटेक्ट नहीं छोड़ा है और इधर मूव करेगा, ठीक है? क्यों? 100 का जो ये वाला कंपोनेंट है वो इससे तो ज्यादा ही है, 48 से तो ज्यादा ही है। यहाँ जो 48 आया इससे तो ज्यादा ही होगा। 100 cos 37 80 आ जाएगा, 80 आएगा। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना आएगा? नॉर्मल और घट ही जाएगा। इस केस में नॉर्मल पूरा ही कर देता हूं, देख यही है ना। चलो फटाक से ये वाला भी कर ही देते हैं। चलो देखो फटाक से देखो, यहाँ पे नॉर्मल कितना आ रहा है? 40। यहाँ पे नॉर्मल कितना आया था? इस केस में 64 आया था। हाँ, यहाँ देखो नॉर्मल और कम हो गया क्योंकि ऊपर 60 लग रहा है, नॉर्मल को 40 को ही लगेगा। नॉर्मल कितना लगेगा अपना? 40 न्यूटन ही एग्जैक्टली लगेगा। तो जो मैक्सिमम फ्रिक्शन आएगा वो क्या आएगा? म्यू एस इंटू एन। म्यू एस का वैल्यू है 0.5 और नॉर्मल आ गया 40, तो मैक्सिमम कितना लगेगा? सिर्फ फ्रिक्शन लगेगा वो होगा सिर्फ 20 न्यूटन। इस केस में फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लग सकता था? 14.4 न्यूटन। ओके, जब नॉर्मल घट गया, इस केस में नॉर्मल कितना था? 64। तो 64 इंटू, अच्छा यहाँ मैक्सिमम फ्रिक्शन मैंने कहाँ पे निकाला है? 32। हाँ सही है, वही तो मैं सोच रहा था। यहाँ मैक्सिमम फ्रिक्शन ज्यादा ना चाहिए ना यहाँ से, क्योंकि नॉर्मल और कम है, ठीक है वो। तो म्यू एस इंटू एन 20 आ गया अपना, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन है। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कितना है? 100 cos 37। बेटा 80 न्यूटन लग रहा है उधर, बहुत ज्यादा फोर्स लग रहा है। हम देख रहे हैं कि इतना तो दे नहीं पाएगा, तो 20 न्यूटन ही मैक्सिमम कैपेसिटी है और उधर 80 न्यूटन लग रहा है, तो जाहिर सी बात है कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक। कितना लगेगा? म्यू के इंटू एन। म्यू के कितना है? 0.4
और नॉर्मल कितना निकाला मैं 40, कितना आया ये 16। काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना आ गया 16। नॉर्मल उस केस में ज्यादा आया था क्या? नहीं, ये वाले केस में नॉर्मल आया 40 और ये वाले केस में नॉर्मल कितना आया था मेरा 64 आया था ना। तो यहाँ 36 में क्या लिख दिया, ये तो गलत है ना। जो काइनेटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू आया म्यू के इंटू एन, म्यू के का वैल्यू है 0.4 और नॉर्मल का वैल्यू कितना आया था 64 आया था ना। 64 सॉरी, तो ये कितना हो जाएगा 4 4 16 1 25.6 न्यूटन आएगा काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू। तो अकॉर्डिंगली आप चेंज कर लेना, यहाँ पे गड़बड़ हो गया थोड़ा अपना कैलकुलेशन। 25.6 न्यूटन पीछे की तरफ लगेगा 25.6 न्यूटन लगेगा तो 34.4 आएगा ये शायद। ये सही किया ना, देख लो 24, अच्छा तुम लोग क्या देखेगा 34.4 बाई 10 कितना आ रहा है ये 3.44। ठीक है, जो भी आया कैलकुलेशन देख लेना, बाकी कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा आप लोगों को ना। म्यू के इंटू एन होगा, एन में देखा नहीं 64 न्यूटन है ना। ठीक है, यहाँ पे देखो एन 40 न्यूटन ही है तो अपना जो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 16 ही आएगा। तो एक्सेलरेशन का अगर बात करेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लेंगे हम, वरना अपना फ्री बॉडी डायग्राम में सारा बना देंगे तो कचड़ा हो जाएगा। सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का बात करो, 80 लग रहा है, पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है 16, मास है 10, एक्सेलरेशन कितना आएगा 80 माइनस 16 बाई मास 6.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 100 वाला जब 100 फोर्स लगाएंगे तो इतना एक्सेलरेशन आएगा। ये वाला क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई करो, ये बताऊंगा नहीं मैं। ये वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, फिर से 3 केस ले लेना, खुद से ट्राई करो। ये वाला 20 न्यूटन और दूसरा बस एक ले लो 100 न्यूटन, बस देखो कितना फ्रिक्शन आएगा और एक्सेलरेशन कितना आना चाहिए, बिल्कुल इस टाइप से है। यहाँ पे अपना कैच क्या था कि नॉर्मल का वैल्यू चेंज हो जाएगा, बस वही कैच था। बाकी निकालना अपने क्या था कि हॉरिजॉन्टल फोर्स इतना लग रहा है, तो अपने को क्या चाहिए कि फ्रिक्शन wants to keep the body at rest with respect to the surface, but for doing that the amount of horizontal force which is being exerted, that much amount of horizontal force friction should be able to provide. How will I find that whether it is able to provide or not? By calculating the maximum friction, mu s into n, by calculating the maximum friction. If the maximum friction is not sufficient to give that force, the body will certainly move. If the body moves, what does this mean? Kinetic friction will act, and I can calculate the value of kinetic friction if I know the value of normal. क्लियर है सबको? सबको हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालना है, चेक करना फ्रिक्शन उतना दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा तो काइनेटिक लग जाएगा, और दे देगा तो स्टैटिक लगेगा, सिंपल, और कुछ नहीं। बस नॉर्मल का ध्यान रखना। तो बस प्योर प्रैक्टिस के लिए है, ये आप एंगल ले लो 53 डिग्री और आप ट्राई करो खुद से। एफ का वैल्यू अगर 20 न्यूटन है तो बॉडी चलेगा कि नहीं चलेगा, और अगर 100 न्यूटन है तो बॉडी चलेगा कि नहीं चलेगा। चलेगा कि नहीं चलेगा, नहीं, ये दो चीज निकालो आप, डेटा मैंने दे दिया है, ये दो चीज खुद से निकालो। इट्स होमवर्क फॉर यू, एक छोटा सा होमवर्क है, आप खुद से ट्राई करो, ठीक है। और एक क्वेश्चन देख, और एक क्वेश्चन देखो। तो बेसिक हमने फ्रिक्शन में जो पढ़ा वो यही पढ़ा अभी तक। दो तरह का फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक और काइनेटिक। क्या स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू फिक्स्ड होता है? नहीं, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होता है म्यू एस इंटू एन, 0 से लेकर के म्यू एस इंटू एन तक स्टैटिक फ्रिक्शन हो सकता है। स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगेगा? जब दो सरफेसेस एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रिलेटिवली रेस्ट पे रहें। काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगेगा? जब दो सरफेसेस एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन में हो। तो उसका एग्जांपल देखो, कुछ कुछ कॉमन सेंस का एग्जांपल हम लोग लेते हैं और आप मेरे को बताओ। अभी तक तो डायरेक्शन का बात भी नहीं किए, डायरेक्शन पे आते हैं। खैर, ये फटाक से छाप लो, मिटा रहा हूं। इतना टाइम हो गया, ओके। चलो देखो फटाक से, मान लो मैं कह रहा हूं आपको कि ये रफ है, इसका मास है 5 kg और इसका मास है 10 kg। मैं इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। ये सरफेस रफ है, ये वाला, ध्यान देना, दिस सरफेस इज रफ, ठीक है। मैं इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं और बोला फोर्स causes A to move with 5 meter per second square. F causes A to move with 5 meter per second square. Part A. If A and B moves together, if A and B moves together,
फाइंड फ्रिक्शन ऑन बी एंड फाइंड एफ। ये दो चीज निकालो फटाक से सोच के। फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन ऑन बी एंड फाइंड एफ। ए एंड बी मूव्स टुगेदर दिया है, ये सरफेस रफ दिया है आपको, आप देख के कर सकते हैं। थोड़ा सोचो और देख के बताओ क्या होगा आंसर। खुद से सोचो और देख के बताओ। ऐसा मैं एक और क्वेश्चन देता हूं आपको, देखो ये वाला खुद से सोचो फटाक से, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं। यहां पे मैं मार रहा हूं एफ, और ये सरफेस रफ है, ये वाला सरफेस स्मूथ है, 10 kg 5 kg एफ कॉजेज इस केस में आपका B मूव्स विथ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। B जा रहा है अगर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, राइट। फोर्स का वैल्यू निकल जाएगा, हाँ सेम एज अबव, मतलब मूव्स टुगेदर, बोथ ऑफ देम आर मूविंग टुगेदर। B मूव्स विथ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड F और फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक्स। फटाक से निकालो और देखो, ट्राई करो और फिर देखना। चलो देखो, ये वाला क्वेश्चन में क्या बोला है, F causes A to move with acceleration of 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा ये मैं नहीं बोला क्या, हाँ A का एक्सेलरेशन देके रखा है कितना, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पार्ट ए में, पार्ट ए नहीं एक ही पार्ट है, बोला इफ A एंड B मूव्स टुगेदर। अच्छा A B अगर साथ साथ चल रहे हैं, A एंड B साथ साथ अगर चल रहे हैं, इसका मतलब A का एक्सेलरेशन तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे दिया है, B का भी एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, साथ साथ चल रहे हैं। अच्छा इसका मतलब हम A और B को सिस्टम भी ट्रीट कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। A और B को हम क्या कर लेते हैं, एक सिस्टम ट्रीट कर लेते हैं जिसका मास कितना है 15 kg। क्योंकि साथ साथ चल रहे हैं तो हम क्या ट्रीट कर लेते हैं, दोनों को एक सिस्टम ट्रीट कर सकते हैं जिसका मास कितना है 5 kg। कितना एक्सेलरेशन कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, यहां फोर्स लगा रहा हूं, आपको दे दिया ये सरफेस स्मूथ है, ये सरफेस स्मूथ है, ठीक है। फोर्स लगा रहा हूं, एक्सेलरेशन दे दिया, फोर्स का वैल्यू बता देंगे कितना हो जाएगा। फोर्स का एफ का वैल्यू तो डायरेक्टली आ जाएगा ना, दोनों साथ साथ ही चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। फोर्स का वैल्यू कितना आएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, खत्म। फोर्स का वैल्यू तो क्लियरली आ गया अपने को। दूसरा चीज बी का, अगर हम बी पे फोकस डालें, बी मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, उस पर हॉरिजॉन्टल कौन सा फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ तो mg लग रहा है उसका, ये तो ऊपर लग रहा है, पर ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है कि नहीं 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, हाँ तो कोई तो फोर्स लग ही रहा होगा। कौन सा फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन। जब ये आगे जाएगा तो 5 kg को खुद भी तो आगे लेके चले जाएगा। जैसे ये वाला एग्जाम्पल, अगर मैं हाथ को इधर बढ़ाता हूं तो मार्कर साथ जाता है ना, क्योंकि मेरा जो हाथ है मार्कर पे इधर फोर्स लगा रहा है फ्रिक्शन का, तो मार्कर आगे बढ़ रहा है। उसी तरह से ये जो 10 kg का ब्लॉक है 5 kg के ब्लॉक को अपने साथ साथ लेके जाना चाहेगा, तो फ्रिक्शन बी पे आगे की तरफ लगाएगा। डायरेक्शन का तो बात मैं डिटेल में करूंगा ही, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लें, जस्ट नेक्स्ट वीडियो में डायरेक्शन डिटेल में बताऊंगा, पर ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन सब था जो होना चाहिए आपसे। इधर फ्रिक्शन लग रहा है, सिंपल सा बात है, फ्रिक्शन कितना लगेगा देख के ही बोल दो, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, सिंपल। नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स का वैल्यू कितना आ गया, मास इंटू एक्सेलरेशन, सिंपल। कितना, 25 मीटर पर सेकेंड पे, एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल। ठीक, अब अगर मैं आपको पूछता थर्ड पार्ट, फाइंड एफ ऑन बी एंड फाइंड एफ, अच्छा वो नहीं बता पाते हम, न्यू स्टैटिक नहीं बता पाते, ठीक, खाली इतना ही समझो फिर फिलहाल, ठीक है। तो आपका फ्रिक्शन का भी वैल्यू आ गया, ठीक है। ये वाला पार्ट, अब ये वाला पार्ट तो खुद से कर लेंगे आप, एक बार ये वाला पार्ट कर लो फटाक से खुद से। यहां बोला है कि दोनों साथ साथ चलेंगे, फोर्स इस पे लगा रहा हूं 5 kg पे, हाँ आपको बताना है फोर्स का वैल्यू, फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक, यहाँ पे फ्रिक्शन बताना। फोर्स कितना होगा डायरेक्टली बोल दो फटाक से, फोर्स क्या होगा, टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन। टोटल मास क्योंकि साथ साथ चल रहा है, मूव्स टुगेदर, तो हम इसको एक मास ट्रीट कर सकते हैं, बोले तो 5 + 10, तो टोटल मास
एक्सेलरेशन कितना हो गया, सेम दिया हुआ है, तो फोर्स भी कितना लगेगा, 75 न्यूटन। और जब फ्रिक्शन का बात करेंगे तो आप ऊपर वाले, अच्छा देखो एक चीज देखो यहाँ पे, ये जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है किस पे एक्ट कर रहा है, बी पे एक्ट कर रहा है कि ए पे एक्ट कर रहा है, ये फ्रिक्शन किस पे एक्ट करेगा, बी पे एक्ट करेगा कि ए पे एक्ट करेगा, ये दोनों पे एक्ट करेगा, ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। जब ए बी पे उधर फ्रिक्शन लगाएगा तो बी ए पे इधर फ्रिक्शन लगाएगा, जब ए बी पे इधर फ्रिक्शन लगाएगा तो बी ए पे इधर फ्रिक्शन लगाएगा। ये क्लैरिटी रखो। आपको प्रूफ चाहिए तो प्रूफ देख लो। ए का जब हम एफबीटी बनाएंगे तो नीचे की तरफ लग रहा है 100, ऊपर की तरफ लग रहा है जो भी नॉर्मल लग रहा होगा, इसका वेट लग रहा है ना, इसका भी लेना पड़ेगा नॉर्मल। क्या हम वर्टिकल फोर्सेस छोड़ो, हमको मतलब नहीं है वर्टिकल फोर्सेस से, एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट से मतलब है हमको। तो ए पे देखो इधर लग रहा है फ्रिक्शन और इधर लग रहा है एफ, एक्सेलरेशन कितना आएगा, एफ का वैल्यू कितना है 75 माइनस फ्रिक्शन का वैल्यू कितना आया 25 बाई इसका मास कितना आया 10, कितना रहा एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है जो हमने पहले बोला था। तो इसका मतलब ये बताना चाह रहा था कि एफ एक बॉडी पे ही नहीं लगेगा, एक्शन रिएक्शन पेयर होता है फ्रिक्शन। जब ए बी पे आगे लगाएगा तो बी ए पे उतना ही पीछे लगाता है, हमेशा फ्रिक्शन एक्शन रिएक्शन पेयर में एग्जिस्ट करेगा। एक बॉडी दूसरे पे जितना फ्रिक्शन लगाएगा उतना ही दूसरा बॉडी इस बॉडी पे भी लगाएगा, मैग्नीट्यूड वाइज सेम पर डायरेक्शन वाइज ऑपोजिट रहेगा, हमेशा कंपलसरी है ये चीज, चाहे वो स्टैटिक फ्रिक्शन हो चाहे वो काइनेटिक हो, उसमें कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, सो यहां पर भी वैसे करके अब 5 केजी का भी आप किसी का भी एफबीटी बना के फ्रिक्शन निकाल सकते हैं। देखो सपोज 5 केजी का मैं एफबीटी अगर बना लूं तो यहाँ पे क्या लग रहा है, फोर्स का वैल्यू कितना दिया है, मैंने निकाल लिया 75। अब देखना पड़ेगा तुमको 5 केजी उधर जाना चाह रहा है कि नहीं, 5 केजी वांट्स टू मूव इन दिस डायरेक्शन, फ्रिक्शन विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन, फ्रिक्शन 5 केजी पे ऐसे करके लगेगा। देखो इस पे तो हॉरिजॉन्टल और कोई फोर्स लग ही नहीं रहा। सपोज मैं इसको हटा दूं, इसको देखो ये इधर जा रहा है कि नहीं, बोला ना मूव्स टुगेदर, तो 10 केजी तो उधर जाएगा, कौन सा फोर्स हेल्प करेगा, एफ तो उस पे लग रहा है। इसके फ्री बॉडी डायग्राम में एफ मत बना देना, इसके फ्री बॉडी डायग्राम में हॉरिजॉन्टल सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा है। क्यों, और कोई फोर्स लगी नहीं है तो 10 केजी आगे कैसे जाएगा, तो फ्रिक्शन को फ्रिक्शन ही लगेगा, फ्रिक्शन इज हेल्पिंग इट टू गो अहेड, फ्रिक्शन ऐसे करके लग रहा है। मास कितना है 10 केजी, तो फ्रिक्शन तो डायरेक्टली बोल सकते हैं क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन कितना निकला हमारा, दिया हुआ है 5, फ्रिक्शन रखना चाहिए 50 न्यूटन, और यहां से भी निकाल, इसके एफबीटी से भी निकाल सकते हैं। तो जब 10 केजी फ्रिक्शन उधर लगेगा, 5 केजी पे इधर लगेगा, वो देख के ही बोल सकते थे आप कि यहां मैं फोर्स लगा रहा हूं ना, तो 10 केजी क्या चाहेगा, बेटा तू रेस्ट पे रहे, मेरे साथ रहे। अगर आप 5 केजी को ढकेलेंगे तो फ्रिक्शन क्या चाहेगा, 5 केजी आगे क्यों जा रहा है, मेरे साथ साथ रहो यार, तो 5 केजी को आगे नहीं जाने देगा, तो फ्रिक्शन पीछे लगाएगा 5 केजी पे, 5 केजी को पीछे की तरफ लगाएगा फ्रिक्शन। इसका वैल्यू कितना होगा 75 माइनस एफ इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फ्रिक्शन का वैल्यू आ गया था 50 न्यूटन। तो दोनों ही केस में सेम आएगा कि एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, बस क्रॉस चेक कर ले कि सब कुछ ठीक है, कुछ भी कुछ गलती नहीं हुआ है। So these were some very basic problems. There are unlimited problems. So in this particular video, we just learned the basic concept that there are two kinds of friction: static friction, kinetic friction. The value of static friction is changing. So it's a self-adjusting force. Third point लिखा था वो फटाक से, तो इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग, 0 से लेकर के म्यू एस इंटू एन, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है, वहां तक जा सकता है। काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू फिक्स्ड होता है, डिपेंड करता है, अगर सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन है तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक, और अगर सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है तो कौन सा फोर्स लगेगा उस पर, काइनेटिक का। ठीक है, देयर विल बी सम मोर प्रॉब्लम्स व्हिच आई विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो। ठीक है, हरे कृष्णा।